गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। श्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है पॉलिटी की 5वीं क्लास होने जा रही है। चूँकि जो है हमने इससे पहले जो है 200 क्वेश्चन कर रखा था, तो आज जो है हम 201 से आगे बढ़ेंगे। और हमने 50-50 क्वेश्चन का ही अभी तक टारगेट रखा है, लेकिन 3-4 दिन बाद जो है मान के चलिए 100 से 150 क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि पॉलिटी के अतिरिक्त हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने हैं आपसे। और फिर जो है हिंदी वगैरह के भी क्वेश्चन आपसे हल करवाने हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना समय आपका व्यर्थ किए। और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 201 दिख रहा है और क्वेश्चन यह कर रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो यहां जरा समझिएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है इसको कैसे हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। बिल्कुल नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। गलत बात है, इनमें से कोई नहीं, ये भी जो है ऑप्शन गलत है। तो आपका करेक्ट उत्तर है बी। आप ऐसे समझिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष है इसको हटाया जा सकता है 94 एक के तहत। ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि सभी सदस्य क्या कर सकते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य इसको पद से हटा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। बात वही है जो पिछला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के पूछने के टेंडेंसी को बदल दिया है। तो ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। नहीं, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। गलत बात है। अगला है, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय लें। नहीं, यदि संसद के, ये के है, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वही प्रश्न है, ये दोबारा फिर से जो है वही टाइप हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यही। ठीक है, और ये तो हो ही नहीं सकता 2/3 बहुमत के द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश से, संसद के समन्वय बहुमत से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर, तो आप ऐसे समझिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर है ये जो हमारा ये प्रोटेम स्पीकर है, पहली चीज तो होता है स्पीकर, और दूसरी चीज होता है प्रोटेम स्पीकर। तो आप ऐसे समझिएगा, जब नया लोकसभा का गठन होता है, तो लोकसभा के गठन के समय जो है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसका गठन जो है कर दिया जाता है, जिसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो कह रहा है कि कार्यवाही का संचालन करना, जो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। कर्तव्य क्या है प्रोटेम स्पीकर का, तो जो प्रोटेम स्पीकर है या वरिष्ठ जो सदस्य है, इसका कर्तव्य यह होता है कि सभी जो सदस्य होते हैं, सभी सदस्य जो लोकसभा के हैं, इनको जो है शपथ दिलाता है। और दूसरी चीज जो है, जब तक स्पीकर आ नहीं जाता तब तक की अध्यक्षता करता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना। यही आपका बेस्ट ऑप्शन है, सदस्यों को शपथ दिलाना। ये अलग बात है, ये ऑप्शन ना होता तब ये ऑप्शन करेक्ट होता कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, लेकिन तब जब तक कि जो है सदन में स्पीकर नियुक्त ना कर दिया गया हो। लेकिन ये कह रहा है हमेशा के लिए, जब वो अनुपस्थित रहेगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, हम अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, स्थानापन्न के रूप में स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो।
केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है या गलत, ये सभी बात गलत है। आपका क्या है, सदस्यों को शपथ दिलाना। और दूसरी चीज, जब तक नया जो है स्पीकर नहीं आ जाता तब तक जो है ये क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष, यही लोकसभा अध्यक्ष या अध्यक्ष को ही हम आप क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो ये जो लोकसभा अध्यक्ष है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। अब जरा समझिएगा ये कास्टिंग वोट क्या है, ये जो कह रहा है ये जो हमारा कास्टिंग वोट है ये वास्तव में है क्या। तो ऐसे समझिएगा, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष और विपक्ष का वोट बराबर हो जाए, कोई ऐसा विधेयक आए या कोई ऐसा कानून बन रहा हो जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का वोट बराबर हो जाए, तब क्या करता है जो स्पीकर होता है वह क्या करता है, अनुच्छेद 100 के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत जो है वह निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। तो अनुच्छेद 100 के तहत यह निर्णायक मत देता है। लेकिन एक चीज जरा समझिएगा, सपोज मान लेते हैं कि हम स्पीकर को ही पद से हटा रहे हैं, तो स्पीकर को पद से हटा रहे हैं तो ऐसी दशा में क्या होता है, 96 के तहत, अनुच्छेद 96 के तहत वह क्या करेगा कि अपने पक्ष में पहले ही वोट दे देगा, लेकिन तब वह कास्टिंग वोट का प्रयोग नहीं करेगा। तो अपने जब उसे हटाया जाने लगेगा तब जो है कास्टिंग वोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कास्टिंग वोट का प्रयोग तभी किया जाएगा या निर्णायक मत का वोट तभी प्रयोग किया जाएगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं। तो इस तरीके से आपका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, वर्तमान सरकार को बचाने हेतु संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर होने के नाते टाई मतलब होता है बराबर हो जाए तब। तो हमने आपको बताया जब सत्ता पक्ष और विपक्ष का वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, ऐसी दशा में क्या करेगा, अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अब देखिएगा हमने जो है आपको बता रखा है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 99, 103, 100 या 102। तो अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 100 के तहत वह क्या करेगा, कास्टिंग वोट का प्रयोग करेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का मतलब होता है गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष हुए थे। और चूंकि हम जानते हैं कि जो पहली लोकसभा की जो बैठक हुई थी वह 13 मई 1952 को हुआ था। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी और इनको जो है 15 मई 1952 को जो है लोकसभा का जो है स्पीकर बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और यही वह लोकसभा अध्यक्ष भी हैं जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि पारित नहीं हो पाया था लेकिन लाया इन्हीं के खिलाफ गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। तो अभी हमने कहा था उसी क्वेश्चन को जो है दूसरे फॉर्म में, जीवी मावलंकर। ये वी है, ये जीवी मावलंकर है, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लीजिए इसे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो आप जरा समझिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, या सुचेता कृपलानी है, या तारकेश्वरी सिन्हा है, या मीरा कुमार है। तो आप ऐसे समझिएगा, मीरा कुमार को, ये जो मीरा कुमार हैं इनको जो है 2009 से 2014 के बीच जो है प्रथम
प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। फिर जो है अगर आपसे वर्तमान में अगर पूछ ले तो ओम बिड़ला क्या है? ओम बिड़ला जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो आप ऐसे समझिएगा, प्रथम जनजातीय जीवी मावलंकर बिल्कुल नहीं, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी नहीं, पीए संगमा को जो है प्रथम जनजातीय मंत्री इन्हें बनाया गया था 80-81 में जो है ये जो है बनाए गए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो आप जरा समझिएगा, ये जो लोकसभा का सचिवालय है ये नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ये उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है सीधे नियंत्रित होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसी देखरेख में कार्य करता है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो ये कह रहा है गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हो जाएगा, वही क्वेश्चन था, दूसरे फॉर्मेट में पूछ रखा था, बस इतनी सी बात है। देखिएगा, अब हम लोकसभा के बाद जो है क्रम से जो है आ गए राज्यसभा में, और राज्यसभा के संबंध में पूछ रहा है, राज्यसभा में होते हैं क्या 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं बाबू, ये बात गलत कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये भी बात गलत कह रहा है। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये बात करेक्ट है। आपका उत्तर जो है सी होगा। और इसमें आप ऐसे समझिएगा कि जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है, जो राष्ट्रपति करता है, यह राष्ट्रपति जो कर रहा है वह कला, विज्ञान और साहित्य और उत्कृष्ट कार्यों से संबंधित कार्य को करने वाले लोगों को ये क्या करता है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और कुल मिला के 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, और जो है 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। ये अलग बात है कि अभी जो चुनाव होता है 233 सदस्यों के लिए ही चुनाव होता है। तो कुल मिला के राज्यसभा की भले सीटों की संख्या 250 है, लेकिन 245 सीटों पर ही अभी तक चुनाव होता आ रहा है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा बाबू, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में अब बात कर रहा है कि ये जो राज्यसभा में है, एक मिनट, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर, आधार पूछ रहा है कि किस आधार पे जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है? तो प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, गलत बात है। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में जो है सीटों की संख्या ज्यादा होती, या फिर जो है महाराष्ट्र में। तो आप ऐसे कह लीजिए कि अगर सभी राज्यों में बराबर होता तो सभी राज्यों में राज्यसभा की सीटें बराबर होती, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है, नहीं, एक गलत ऑप्शन दिया है। अगला कह रहा है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है, सही बात है। आप ऐसे समझिएगा कि अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं, तो 403 सीटों के अनुपात में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो जिस राज्य की जितनी विधानसभा की सीटें हैं, उस सीटों के अनुपात में जो है सीटें आवंटित की गई हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि जो एक विधायक होता है वह 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस तरीके से जो है आप ऐसे समझ लीजिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान का आवंटन किया जाता है। अब अगला कह रहा है
क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में, गलत बात कह रहा है ये। अगला कह रहा है उनके राजस्व के अनुपात में, ये भी बात गलत है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 215 के रूप में राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं, इनको हमें देखना है। तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, अभी हमने आपको बताया कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके राज्यों की, ये जो है राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो राज्यों के, हम लोग क्या करते हैं, विधायकों को चुनते हैं और विधायक राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने तो राज्यसभा के सांसदों को जो है वोट दिया नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो राज्यसभा के सांसद हैं वो उनको किस विधि से चुना जाता है। तो उनको भी एकल संक्रमणीय पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही चुना जाता है। तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन दिया है आपके पास 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष। और लोकसभा का कार्यकाल, सभा का कार्यकाल हमने आपको बता रखा है कितने वर्ष, 5 वर्ष। अच्छा, एक बात और है, ये जो राज्यसभा है बाबू, राज्यसभा अस्थायी, सॉरी, राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, सदन है। तो जब स्थायी है तो इसका विघटन होगा, विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन नहीं हो सकता। तो होगा क्या, कैसे नए सदस्य आएंगे। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद से हटाए जाएंगे और उतने ही सदस्य नए जो है चुने जाएंगे। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर हटाए जाएंगे और उतने ही सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिससे कि यह व्यवस्था बनी आ रही है और उनका जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष का होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर 217 के रूप में दिख रहा है और यह कह रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। सही बात है, कहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा अस्थायी सदन कहते हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य वाली बात बता दिया तुमने। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, गलत बात कह रहा है ये। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अगला ऑप्शन क्या दिया है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ये बात तो गलत है ना, क्योंकि 2/3 ये कह रहा है 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, कुछ सदस्य नहीं, ये निश्चित है बाबू 1/3 सदस्य। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है और समाप्त होने का विषय नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, राज्यसभा का कार्यकाल, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहां पे देखिएगा बाबू, इसके पहले वाले सवाल में अगर हम पहले वाले सवाल में चलें तो आपको पहला वाला जो सवाल है वो सदस्यों की बात कर रहा है। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नंबर 216 ये कह रहा है, आप देखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का ये बात कर रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, ना कि ये कह रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने का है। तो राज्यसभा के कार्यकाल की बात यहां पे नहीं कर रहा है बल्कि सदस्यों का। तो जब सदस्यों का कार्यकाल की बात करेगा तो 6 वर्ष आप बताएंगे, लेकिन जब यहां पे आपसे बात कर रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, गलत बात कर रहा है। कहां चला जा रहा है, थोड़ा सा अनुभव का अभाव है, इधर उधर भाग जा रहा है क्वेश्चन। चलिए धीरे धीरे जैसे ही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, देखिएगा क्वेश्चन है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है,
प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय ही नहीं है, सही बात है, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। हमने अभी चिल्ला चिल्ला कर बताया कि यह एक अस्थाई सदन है, तो जब अस्थाई सदन है तो समाप्त होने का सवाल उठता ही नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा बाबू कि 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। आपसे पूछेगा किस क्षेत्र से, तो आप बताओगे कला, विज्ञान, साहित्य, उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट कार्य इत्यादि क्षेत्रों से जो है क्या किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में भी जो है 2 सदस्यों का मनोनीत किया जाता था, लेकिन इसे जो है 2019 में समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि संसद में कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, तो पहले राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, तो 12 और 2 मिला के 14 हो जाते थे। लेकिन जब लोकसभा में सदस्यों का जो है मनोनयन समाप्त कर दिया गया, तो आज वर्तमान में राज्यसभा ही बचा है। तो चाहे कहे कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो आप बताएंगे 12। अगर आपसे पूछेगा कि संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो भी आप बताएंगे 12। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अब देखिए वही जो है फिर से क्वेश्चन को जो है डाल दिया है, राज्यसभा में 12 सदस्य, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है मनोनीत कर सकता है। और आप ऐसे समझिएगा, बस कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका दोहराव हो गया है, लेकिन उनके पूछने की जो भाषा शैली रही है वो अलग कर दिया है। तो हमने कहा कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए जो है हमें ऐसे क्वेश्चन को दोबारा डालने की आवश्यकता पड़ी थी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। तो प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो क्या कह रहा है, जयललिता को नहीं, बैजंती माला को, देविका रानी को नहीं, नरगिस दत्त को। बाबू नरगिस दत्त को जो है 1980-81 में जो है क्या किया गया था, इनको नामांकित किया गया था राज्यसभा से। चलिए इस समय तो खैर फिल्मी सितारे बहुत आ गए हैं, मनोज तिवारी जैसे लोग जो है शामिल हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? इस प्रश्न को हम पहले भी कर रखे हैं, अगर आप लोग हल करना चाहेंगे तो जो है इसका उत्तर आप स्वयं बता पाएंगे। ये कह रहा है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। सभा की बात हो रही है, तो जब भी बात सभा की हो तो या तो बात लोकसभा की होगी, या बात राज्यसभा की होगी। तो क्या जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो इसमें से पूछ रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो क्या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का सदस्य नहीं होता? बिल्कुल होता है। लोकसभा का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन ही सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। तो इसमें क्या है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है इसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब चाहे जो भी व्यक्ति राज्यसभा का सभापति है, या यूं कह सकते हैं अध्यक्ष है, वो क्या होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो कमेंट में आप जो है बताइएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी तो हमने बताया कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य, ये भी सभा है, देखिएगा गलत, राज्य सभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भले छोटा क्वेश्चन है,
लेकिन जब पूछ लेता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी बात करेगा राज्यसभा की, राज्यसभा के सदस्यों की आयु तो 30 वर्ष होती है, और लोकसभा के सदस्यों की आयु अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 25 वर्ष। और स्थानीय स्वशासन के सदस्यों की आयु अगर पूछ ले, स्थानीय स्वशासन के सदस्यों का मतलब हो गया जैसे प्रधान हो गया, बीडीसी हो गया, जिला पंचायत हो गया, इन सब की जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, मतदान कौन दे सकता है? मतदान इनको स्थानीय स्वशासन में तो 18 वर्ष की आयु जो भी व्यक्ति पूरा कर चुका है वो इनको वोट दे सकता है, और लोकसभा में भी जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है वो इनको ये वोट दे सकता है। लेकिन राज्यसभा में हम आप वोट नहीं देते हैं, हम आप क्या करते हैं, विधायकों को चुनते हैं, और विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले यह तो क्लियर कर दें, ये ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? अभी अभी तो इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है कि निश्चित सदस्य संख्या 250 है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी 245 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है। 245 सीटों में से अगर हम देखें तो 233 सीटों पे जो है राज्यों के विधानसभा से चुने जा रहे हैं, और 12 जो सदस्य हैं 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आपके पास ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। नहीं, कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। हालांकि आज व्यवहार में 3 बैठकें जो है हो जा रही हैं, लेकिन इससे संबंधित आप जरा समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बैठक नहीं हो पा रही है, और जैसे बैठक नहीं हो पा रही, कोई सदन जो है सत्र में नहीं है, और ऐसी दशा में हमने आपको कल बताया था कि 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और अध्यादेश की जो उम्र होती है वह 6 माह और 6 सप्ताह होती है। 6 माह 6 सप्ताह होती है। 6 माह वह यही जो है कम से कम कितने जो अवकाश है, तो 1 वर्ष में अगर 2 बार होगी तो 6 माह में तो हो ही करेगी एक बैठक, और जब पहली बैठक होगी वहां से लेकर 6 सप्ताह तक जो है अगर राष्ट्रपति के द्वारा पारित अध्यादेश को अगर पारित कर दिया जाता है तो उसे कानून बना दिया जाएगा, अदरवाइज अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 बार, व्यवहार में 3 बार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। वही जो है प्रश्न है, बस प्रश्न पूछने की टेंडेंसी बदल दिया कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए, और इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा था, 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। देखिए प्रश्न दोनों एक है, लेकिन पूछने के तरीके में जो है परिवर्तन लाया था, इसलिए हमने कहा कि जो है अधिकतम अंतराल कितने का होना चाहिए, 6 महीने का। और वहां पे क्या था ऑप्शन, वर्ष में 2 बार। तो बात तो वही है, लेकिन बस प्रश्न पूछने की टेंडेंसी में बदलाव के कारण हमें प्रश्न को लाना पड़ा। तो चलिए, भारतीय संसद बनती है, अब हम बात करेंगे अगर संसद की, तो भारतीय जो संसद है, संसद कैसे बनती है, तो संसद जो है 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। और विधेयक के संबंध में हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है, और राष्ट्रपति उस पे जो है या तो हस्ताक्षर करे या हस्ताक्षर करने से मना करे, या तो जो है कल की क्लास में हमने वीटो पावर के बारे में भी बताया था। तो संसद, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से, तो क्या गलत बात नहीं है? लोकसभा और प्रधानमंत्री से, ये भी गलत बात कह रहा है। लोकसभा ये सभा है, ये चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, गलत बात है, ये जो है गलत बात कह रहा है।
अगला क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है। देखेगा प्रश्न वही है बाबू, प्रश्न वही है, लेकिन यहां पे जब यहां पे एक शब्द ला दिया अनन्य भाग नहीं है, भाग नहीं है, तो कह रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि संसद का भाग कौन कौन सा है। तो अभी अभी हमने तो देखा कि संसद के भाग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। तो यहां पे कह रहा है नहीं है, तो राष्ट्रपति तो होगा ही करेगा, लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा, कौन नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अब आप ऐसे समझिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसद या विधानसभा, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त कर दी जाती है या समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो कोई संसद सदस्य अगर 60 दिन बिना बताए अगर वह गायब रहता है तो उसे जो है क्या किया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो चलिए 60 दिन है ये जो है। हम अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम एक संसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो आपसे पूछ रहा है कि वह संसद या विधानसभा को, एक मिनट, संसद या विधानसभा को इस आधार पर यहां पे देखिएगा कह रहा है 60 दिन तक लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा, जिसके कारण से इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो कह रहा है राज्यसभा के सदस्य को पहली बार हटाया गया था, कि लोकसभा के सदस्य को हटाया गया था, कि पंजाब विधानसभा का जो है हटाया गया था, कि राजस्थान विधानसभा का हटाया गया था। तो आप ऐसे समझिएगा, राज्यसभा का एक सदस्य था बजरंग सिंह, ये पंजाब का था, पंजाब का यह जो है निर्दलीय था। पहली बात आप जान लीजिए, यह निर्दलीय सदस्य था और इसे जो है सन 2000 में पद से हटा दिया गया, क्योंकि जो है यह 60 दिन तक बिना बताए गायब रहा। तो राज्यसभा का यह सदस्य था, तो 60 दिन तक गायब रहने के कारण राज्यसभा के सदस्य को पहली बार हटाया गया। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अब जरा देखिएगा, जब भी बात संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, ये है ऐसे रहेगा, विशेषाधिकारों की बात अगर करेगा तो अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, 82 और 117। तो आप करेक्ट उत्तर हो जाएगा 105 में। तो संसद जो भी सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। चलिए, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। और हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यहां पे देखिएगा, बना सकती है, क्वेश्चन बना सकती है क्या? संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब? राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल के से पूछकर। अब जरा समझिएगा, इसके लिए आप ऐसे समझिएगा, अनुच्छेद 249 में कहा गया है, अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, कौन? राज्यसभा ही क्यों?
क्योंकि हमने आपको बताया कि जो विधानसभा होता है, विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा को चुनते हैं। तो वास्तव में विधानसभा का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा है। तो यहाँ पे है कि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, तो संकल्प पारित किसके तहत करेगी? अनुच्छेद 249 के तहत अगर संकल्प पारित कर दे। पहला तरीका तब है कि अगर 249 के तहत संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो ऐसे विषय पे सरकार कानून बना सकती है। अब जरा समझिएगा कि हमारे पास जो है 3 सूचियां हैं। पहली तो राज्य सूची, दूसरी जो है संघ सूची और तीसरी जो है समवर्ती सूची। तो आप जरा समझिएगा कि इस पर जो है राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची पे संघ सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि राज्य सूची पे जो संघ सरकार है क्या वह कानून बना सकती है? तो हाँ, तब जब 249 के तहत यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। और दूसरी चीज, अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पे संघ सरकार कानून बना सकती है। और तीसरा अनुच्छेद है 252, और अनुच्छेद 252 के तहत यह है बाबू कि दो या दो से अधिक राज्य अगर इस बात का कानून पारित कर दे कि हाँ, इस राज्य सूची के विषय पे संघ सरकार कानून बना सकती है, तो वहां पे संघ सरकार कानून बना सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपको रटने में या याद करने में आसानी हो जाएगी कि 2 या 2 से अधिक। अगर 253 की बात आ जाए, अनुच्छेद 253 में, तो आप ऐसे समझिएगा, यदि भारत सरकार, ये जो भारत सरकार है, अगर कहीं अंतरराष्ट्रीय अगर कोई संधि समझौता करने लगे और उसके लिए राज्य सूची का कोई विषय बाधक बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी संघ सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है 253 के तहत। तो चलिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन वही है, इसको बदल दिया है। अंतरराष्ट्रीय संधियों, यहां पे हमने कहा अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। सही बात है, हमने अभी आपको बताया 253 के तहत जब बात अंतरराष्ट्रीय संधि किया जाए और कोई राज्य सूची का ऐसा विषय है जो कि बाधक बन रहा है, तो ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार 253 के तहत बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन, संविधान की संविधान की, यहां पे देखिएगा शब्द गलत है, संविधान की 20 सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पे कौन कानून बना सकता है? तो आप जरा समझिएगा, संविधान के विषय, ये विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर। अब जरा हमने आपको इससे पहले बताया कि हमारे पास मुख्य रूप से 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। लेकिन इन सब के अतिरिक्त अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय रखा गया है। अवशिष्ट। तो अवशिष्ट विषय की बात अगर करेगा तो 248 के तहत ऐसा विषय जो संघ और राज्य सरकार के अधीन ना हो और ना ही समवर्ती सूची के अधीन हो, तो ऐसे विषय को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत 248 के तहत रखा जाएगा और इस सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो संघ सरकार को होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास, संसद के पास
राज्य विधानमंडल के पास, क्षेत्रीय परिषद के पास, तो आप क्या करेंगे, संसद के पास जो है यह कानून बनाने का अधिकार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 क्या कह रहा है, शून्यकाल। बहुत ही अच्छा है प्रश्न ये, चूंकि भारत ने इसकी उत्पत्ति की है तो हम देखते हैं ये क्या कह रहा है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। तो अब हमने आपको बताया कि इसको जो है भारत ने दिया था। चूंकि ऐसा होता है कि हम आप सामान्य तौर पे 12 से 1 खाना वाना खा के आराम करते हैं, तो ऐसी दशा में ये हुआ कि 12 से 1 शून्यकाल हमने रख दिया। क्या किया, 12 से 1 हमने शून्यकाल रख दिया, और 12 से 1 शून्यकाल के अंतर्गत हमने जो है उत्तर और प्रश्न पूछे और उत्तर दिए, ये प्रावधान हमने किया। ठीक है, तो प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में दिया, और 12 से 1 हमने क्या कर दिया, इसका समय काल रखा, और ये जो है भारत ने इसकी उत्पत्ति की है। तो आप करेक्ट उत्तर कर लीजिए भारत। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए उसी से संबंधित है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। अवधि का मतलब है समय कितनी हो सकती है, 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए, 2 घंटे के लिए, गलत बात है, 1 घंटे के लिए। ठीक है, और कब, 12 से 1। अभी अभी हमने बताया कि 12 से 1 तो सीधी सी बात है, जब 12 से 1 कह रहे हैं तो 1 घंटा कॉमन सेंस की बात है कि 1 घंटे जो है कार्यकाल होगा, तो 1 घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है। अब आप तो इसे बता सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। सुबह 9 बजे, 10 बजे, 10 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 12 बजे, या 12 बजे से 1 बजे। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 12 से 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा यह है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। देखिएगा, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है, यह बात कह रहा है, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं है, गलत बात है, निलंबित प्रस्ताव द्वारा, स्थानापन्न काल द्वारा, नहीं बाबू, प्रश्न और उत्तर सत्र में जो है अभी अभी हमने आपको बताया था इसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि लोक लेखा, यहां पे जरा समझिएगा, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। अब ये जो लोक लेखा समिति है, आप ऐसे समझिएगा, लोक लेखा समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। कितने, 30 सदस्य होते हैं, और यह जो है सबसे बड़ी समिति भी है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यह लोक लेखा समिति क्या करती है, अपने यह भारत सरकार के वित्तीय मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के काम में आती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, पुराना प्रश्न आ गया, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो क्या हो जाएगा, बिना किसी राज्य की सहमति के। चलिए ये पुराना क्वेश्चन था, यहां टाइप कैसे हो गया पता नहीं, खैर आगे देखते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा समझिएगा, ये धन विधेयक की बात कर रहा है। तो जब विधेयक की बात करेगा, जब बात करेगा विधेयक की, तो विधेयक 3 प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। पहला तो साधारण विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक या धन विधेयक, और तीसरा जो है संशोधन विधेयक। तो आप ऐसे समझिएगा, जो साधारण विधेयक है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और जो वित्त विधेयक या धन विधेयक है, इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसको जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप जरा समझिएगा, इसके लिए संयुक्त बैठक, साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है,
इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, इसके लिए भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। राष्ट्रपति इसके लिए पुनर्विचार भेज सकता है साधारण विषय के संबंध में, और वित्त विधेयक के संबंध में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, और न ही संशोधन विधेयक के संबंध में। और कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने समय तक अधिकतम रख सकती है? ऑप्शन है 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक, 14 दिन तक। बाबू अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। और धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा है ये डिक्टेटर होती है, तानाशाह होती है, जैसा चाहे वैसा पारित कर सकती है। राज्यसभा कुछ समय के लिए रोक सकती है बस, और कुछ समय का मतलब है 14 दिनों तक रोक सकती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब सही कथन को ज्ञात करना है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, आप बताइएगा क्या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है? नहीं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही बात है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, गलत बात कह रहा है। या लोकसभा, ये सभा है बाबू, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या है? यह धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक कहां पुनर्स्थापित किया जा सकता है? तो धन विधेयक क्या कह रहा है? पुनर्स्थापित किया जा सकता है, मतलब कि धन विधेयक को कहां रखा जा सकता है, बात वही है। लेकिन ये जो पुनर्स्थापित जो एक शब्द आ गया, इसकी वजह से पुनः इस प्रश्न को हमें आपके समक्ष लिखना पड़ा। तो हमारा जो है उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? अब देखिएगा, बहुत बेहतरीन जो है प्रश्न है, और साथ जो है पिछले क्लासों में हमने जो है इसको डिस्कस भी कर रखा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। और अनुच्छेद 118(4) के तहत क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। और राष्ट्रपति 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक को बुलाएगा। राष्ट्रपति तो बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसके तहत? 108 के तहत। अध्यक्षता कौन करेगा? 118(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड बिल के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो अभी तक आप समझ लीजिएगा, ये जो संयुक्त बैठक है बाबू, ये संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार हुई है। 3 बार हुई है, याद रखिएगा। 1961 में, 1978 में और 2002 में। तो 1961 में जो बैठक हुई वह दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी, और जो 1978 में जो हुई थी वो बैंकों के, ये राष्ट्रीयकरण जो कर रहा है, तो बैंक समिति के संबंध में जो है 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता पार्टी की सरकार में जो है क्या किया गया था? इसको रखा गया था। और इसके तहत पोटा कानून लाया गया, और इसके संबंध में जो है संयुक्त बैठक लाई गई थी। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चूंकि दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में आ जाएगा, और बैंक से संबंधित अगर मामला आ जाएगा तो 1978 और 2002। तो आपसे पूछा जाएगा संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार? आप क्या बताओगे? 3 बार। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त, वही क्वेश्चन रह गया। जीवन में बहुत से डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं जो कि हमारे और आपके जीवन में जो है बाधक बनते हैं, जैसे कि फोन वगैरह सबसे बड़ा बाधक है। खैर, पढ़ने के लिए जो है सबसे बड़ा जो है हथियार भी है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है विज्ञान जो है आविष्कार है। विज्ञान का जो आविष्कार है हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट में और निगेटिव इम्पैक्ट में, दोनों इम्पैक्ट में है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय आपका गवाए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अब देखिए, वहां पे पूछा था कि किस हुई थी, यहाँ पे संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो संविधान संशोधन के विधेयक में,
वित्त विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो हमने आपको बताया था संयुक्त बैठक सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के संबंध में हो सकती है और ना ही संशोधन विधेयक के संबंध में और ना ही धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। यहां पे कह रहा है कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पे रखा जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर। सही बात है, संसद के दोनों सदनों में से कोई एक पटल पे जो है कानूनी विधेयक को रखा जा सकता है। और हमने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा के किसी एक पे रखो, दोनों के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट है यह, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ये देखिएगा एक जो है छोटा सा प्रश्न है और अनुच्छेद 110 के तहत जो है क्या किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और हमने आपको 111 के तहत आपको बताया ही कि राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट। चलिए, 110 के तहत क्या हो गया, धन विधेयक को जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा बाबू, ये लास्ट है आज का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। जो कोई विधेयक है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, वित्त सचिव करेगा, वित्त मंत्री लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई निर्णय है कि नहीं, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष है कि नहीं, लोकसभा का, एक मिनट, लोकसभा का जो अध्यक्ष है यही प्रकाशन करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिएगा जितने भी धन विधेयक हैं वे सभी वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वही वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है जिसपे लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह प्रकाशन कर दे कि यह जो है धन विधेयक होगा। तो चलिए, इस तरीके से आपका 250 प्रश्न जो है हमने डिस्कस कर लिया। तो यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं और अपने से अगर उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और जैसे जैसे हम कर रहे हैं और आपको जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो है आप इसका दोहराव कर सकें। और दूसरी चीज जो है, जो भी इससे संबंधित मटेरियल है आप उसे साथ में लेकर बैठिए। जैसे कि हमने पहले या दूसरे ही क्लास में आपको बताया था कि लुसेंट को साथ में रख के चलिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि एग्जाम के पहले तक आपका पार्ट वाइज जो है सेक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा और आपका लुसेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आपने हमें इतनी देर तक सुना, इतना पेशेंस बनाया रखा और आपने कमेंट अच्छे अच्छे किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।